नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हाल ही में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात शख्स के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बारे में जांच की जा रही है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए आई थी। मेल भेजने वाले ने धमाका टालने के लिए 48 घंटे के अंदर $10 लाख देने की मांग रखी है, वो भी बिटकॉइन में। ईमेल में आगे कहा गया कि अगर बिटकॉइन में राशि नहीं दी गई तो बुरा हाल होगा। मुंबई के सहार पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ धारा 385 और 505(1)(b) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मेल के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि quadacasserole@gmail.com नाम की एक आईडी से एक शख्स ने धमकी भरा ईमेल भेजा। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने यह ईमेल गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के फीडबैक इनबॉक्स में भेजा है। धमकी भरे मेल में आरोपी ने लिखा है कि यह आपके एयरपोर्ट के लिए आखिरी चेतावनी है। यदि $10 लाख नहीं दिए गए तो हम 48 घंटे के अंदर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बम से उड़ा देंगे। इसके लिए हमें बिटकॉइन में $1 मिलियन भेजा जाए। 24 घंटे बाद एक और अलर्ट दिया जाएगा। यह धमकी भरा ईमेल जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजा गया है उसका पता लगा लिया गया है। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले शख्स की पहचान लगाने में जुट गई है। उधर गाजा से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें हमास इजराइल के बीच बंधकों को लेकर एक समझौता हुआ है। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत 13 बंधकों को शुक्रवार शाम 4 बजे गाजा से रिहा किया जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन बंधकों को रिहा किया जाएगा उनके नामों की सूची इजरायली खुफिया एजेंसियों को दे दी गई है। अंसारी के अनुसार गाजा में मानवीय आधार पर 4 दिन का संघर्ष विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू होगा। बयान में कहा गया है कि गाजा में संघर्ष विराम की कार्यान्वयन योजना पर चर्चा के लिए व्यापक बैठकें हुई। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कतर और मिस्र के मध्यस्थों और दोनों पक्षों की भागीदारी के साथ युद्ध विराम की योजना पर चर्चा करने के लिए दोहा में व्यापक बैठकें हुई। गाजा में संघर्ष विराम शुक्रवार 24 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा। कतर की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने रिहा किए जाने वाले बंधकों की पहली सूची प्राप्त होने की पुष्टि की। कार्यालय ने कहा कि इजराइल को गाजा से रिहा किए जाने वाले बंधकों की प्रारंभिक सूची मिल गई है, जिसे शुक्रवार को हमास के साथ संघर्ष विराम लागू होने के बाद जारी किया जाएगा। बयान में कहा गया कि संबंधित अधिकारी सूची के विवरण की जांच कर रहे हैं और सभी पीड़ित परिवारों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। आइए अब हम आपको भारत की राजनीति से जुड़ी एक दिलचस्प खबर के बारे में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में जमीनी तैयारी शुरू होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों के बीच समीकरण भी बदल रहे हैं। पिछले 2 दशक के दौरान हुए 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब का राजनीतिक चश्मा अब बदल गया है। अब उन्हें बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ भी चुनाव लड़ने में कोई झिझक नहीं है। उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन का रास्ता खुला होने की बात कही है। 1.5 दशक के राजनीतिक सफर के बाद अब उन्हें लगने लगा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि ये तीनों पार्टियां चुनाव में मुसलमानों का वोट लेती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो इस समाज को न तो अपना साझेदार बनाती हैं और न ही उनकी परवाह करती हैं। मोहम्मद अयूब ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह राज्य में एनडीए के साथ गठबंधन करने से नहीं हिचकिचाएंगे, जिसने मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार किया है। खास बात यह है कि डॉक्टर अयूब पूर्वांचल में पसमानदा मुसलमानों के बड़े प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। पीस पार्टी के गठन के बाद 2012 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर अयूब ने मुस्लिम समुदाय पर अपनी पकड़ का एहसास करा दिया था, लेकिन गठबंधन के दौर में भी किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के कारण पीस पार्टी एक तरह से अलग थलग रह गई और अब एक बार फिर से पूर्वांचल बेल्ट में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए समर्थन जुटा रही है। अब डॉक्टर अयूब जिस वजह से बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वह अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने के मकसद से है। अगर राजनीति की बात की जाए तो केरल की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। केरल के कोझिकोड में हाल ही में कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा फिलिस्तीन
फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया। इस रैली का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया। इस रैली में केरल में कांग्रेस के गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। बता दें कि केरल के उत्तरी भाग में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने से इस पूरे संभाग में मुस्लिम लीग का दबदबा है। पिछले महीने मुस्लिम लीग ने भी कोझिकोड में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें जुटी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि आज की कांग्रेस की ये मीटिंग फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने के लिए थी, लेकिन मंच पर मौजूद एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसने फिलिस्तीन की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं कोसा। सभी नेताओं ने कहा कि अभी तक भारत फिलिस्तीन को समर्थन करता आया है, लेकिन इजराइल का समर्थन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत को अपमानित किया। रैली की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के सुधाकरण ने पीएम मोदी को कोसने के साथ की। आज गाजा में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना उन्होंने सीधे गुजरात के दंगों से कर दी। उन्होंने कहा कि अब तक भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनका स्टैंड बदल गया है। नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं। गुजरात में क्या हुआ आपको पता है। जो गुजरात में तब हुआ वही आज गाजा में हो रहा है। इन धर्मांधों ने गुजरात में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों को लूट लिया, मां के सामने मासूमों को काट डाला और पति के सामने पत्नी का रेप इन धर्मांधों ने किया था। गुजरात से शुरू हुई इस बात की चर्चा अब मोदी के केंद्र में आने के बाद अब दुनिया भर में फैल गई है। आजाद फैसले लेने की बजाय मोदी ने विदेशी ताकतों के कहने पर धर्मनिरपेक्षता को दरकिनार कर फिलिस्तीन के खिलाफ स्टैंड लिया है। यह अस्वीकार्य है। इसके खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होना होगा। फिलिस्तीन की जनता की रक्षा सिर्फ वहां के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस दुनिया के सभी धर्मनिरपेक्ष दलों का दायित्व है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष दल को इस दायित्व को निभाना है और इसमें हम सबको साथ देना है। आगे की खबर भारत की एक यात्री विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी है, जिसकी हाल ही में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के जेड्डा से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E68 में एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण विमान को पाकिस्तान के कराची में लैंड करवाना पड़ा। दरअसल इंडिगो का विमान जब जेड्डा से हैदराबाद आ रहा था तभी इसमें एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए विमान के कैप्टन ने फ्लाइट को कराची की ओर मोड़ दिया। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विमान पाकिस्तान के कराची से रवाना हो गया और भारत के हैदराबाद में लैंडिंग की। इंडिगो एयरलाइन कंपनी की ओर से जानकारी के मुताबिक विमान में जिस यात्री की तबीयत खराब हुई उसकी पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग के बाद डॉक्टर द्वारा देखभाल की गई थी। हालांकि दुर्भाग्य से यात्री बच नहीं पाया और विमान के आगमन पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। आइए अब कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस बयान को सुनते हैं। We have just finished with all the communication with all parties in order to ascertain the lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The lists have been handed to both sides, and finally, in a communication just now, the list has been handed to the Israeli intelligence service, the Mossad, in order to facilitate the implementation of the deal. According to this, of course, and as the agreement took place, the beginning of the pause will be 7 a.m. Friday, the 24th of November, and it will last, of course, as agreed, for 4 days. And the first batch of civilians to be released from Gaza will be around 4 p.m. of the same day. They will be 13 in number, all women and children, and those hostages who are from the same families will be put together within the same patch. Obviously, every day will include a number of civilians as agreed to total 50 within the 4 days. समाचार अंकों का यह बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।